Hello everyone, welcome to the LearnCart family. Download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. Your one-step destination for all your inter and foundation classes need. Now let me take you to a tour of the app. जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो ये है आपका ऐप का इंटरफेस. दिस इज द होम स्क्रीन. As you can see, you can watch free videos as well. Click on the area where the arrow is showing and you can watch the free videos as well. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. अगर आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो आप ऐप के नीचे होम स्क्रीन के नीचे आपको टास्क बार दिखेगा जहां पर स्टोर का आपको ऑप्शन दिखेगा. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस ऑप्शन. दिस इज द स्टोर फ्रंट वेर यू विल फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स एंड इफ यू स्क्रॉल अप यू विल फाइंड सम मोर प्रोडक्ट्स. नाउ अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके उसकी जानकारी जानना चाहते हो तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक कीजिए एंड देन यू विल फाइंड दैट प्रोडक्ट डिटेल्स आउट देयर. Preview for every product and every video is available. You can find details like what is the name of the product, what you are getting with it, what about notes and everything else. अब हर प्रोडक्ट के वीडियो का आपको एक डेमो भी मिलेगा. जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन 1 पे आपको इस एरिया पर अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही स्क्रीन 2 पे आपको दिखे कि वो वीडियोस आपको दिख जाएंगे एंड एवरी वीडियो का प्रीव्यू आपको अवेलेबल है. लाइक तो आपको वीडियो पहले आप डेमो देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप बाय करेंगे. This is what it is. So hope you like it. Thank you once again. And yes, do not forget to download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. चलो जी स्टार्ट करेंगे आज की जर्नी. अभी आज जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा खत्म होगा. बस एक ही छोटा सा पार्ट बचा हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग से एंड दैट इज दिस पॉइंट पर्टिनेंट इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग. एक बार ये पार्ट हो जाएगा फिर एक बार क्लाउड कंप्यूटिंग को पूरा रिवाइज करेंगे. इसके लिए भी हम लोग एक मेमोरी टेक्निक बनाई है और फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे. ठीक है. एंड टॉकिंग अबाउट नोट्स तो आज ये जो चैप्टर 4 का पीडीएफ पार्ट है बेटा, ये पीडीएफ पार्ट मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा. ठीक है. तो वहाँ से आप उसको एक बारी व्हाट यू कैन से रेफरल उसका ले सकते हो, देख सकते हो. बोलिए. आई गेस देर इज़ अ ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप ना. आप लोगों ने क्रिएट तो किया भाई, मुझे ऐड किया है, मैं 3-4 दिन पहले देखा था. अच्छा सब्जेक्ट वाइज अलग ग्रुप है क्या? अच्छा नोट्स वगैरह के अलग ग्रुप है. चलो ठीक है, तो मैं बात करके ना आपको अपडेट करता हूँ फिर. तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. पर्टिनेंट इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ये नया नया कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में आया हुआ है. दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट अर्लियर, दिस हैज बीन एडेड वेरी रिसेंटली बाय आईसीआई. पर्टिनेंट इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग. अब एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट डालने का कोई मतलब नहीं बन रहा था बिकॉज ये जो पॉइंट्स है ये हम ऑलरेडी निगेटिव पार्ट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ चुके हैं. बट ठीक है, अब आईसीआई ने डाला है तो अपने को तो करना पड़ेगा. और जब ऐसे कोई नई नई चीज़ डालते तो उसको एग्जाम में आने की आपकी प्रोबेबिलिटी डबल नहीं, डबल से भी ऊपर हो जाती है. समझ रहे हो? तो इसको आप स्टार मार्क कर लो. पर्टिनेंट इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कुछ नहीं, उसमें बहुत सारी वही वाली बातें हैं जो हमने ऑलरेडी निगेटिव पार्ट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में करी थी. और फिर कुछ पार्ट्स पे तो उन्होंने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है कि आईसीआई का तो क्या ही कहना. बट चलिए कोई बात नहीं, अब है तो है, अब क्या करें. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पर्टिनेंट इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग. पर्टिनेंट का मतलब होता है बेटे इंपॉर्टेंट इश्यूज, है ना. और यहाँ पे हमको क्लाउड कंप्यूटिंग की बुराइयाँ नहीं करनी है. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक द निगेटिव पॉइंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बट सम लिमिटेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. राइट. मतलब ये इश्यूज जो वर्ड है यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन हम लिमिटेशंस से ले सकते हैं कि ये कुछ कमियां हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के आज की वर्ल्ड में जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करेंगे, है ना. हम कब से ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बातें करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस क्या, सर्विस मॉडल्स क्या, इतनी सारी चीज़ें हमने देखी. अब बात करेंगे पर्टिनेंट इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग. तो सबसे पहले इसकी मेमोरी टेक्निक को हम लोग लिखते हैं. इसको याद करने के लिए बहुत ही बढ़िया सी मेमोरी टेक्निक हमने बनाई है, तो वो मैं साथ ही साथ लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ उसको लिख सकते हैं. देन विल को रिलेट द पॉइंट्स. चैप्टर नंबर 4 आपके सिलेबस का एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे मैक्सिमम आपकी जो है वो मेमोरी टेक्निक्स आती है बिकॉज यहाँ पर आंसर्स उस हिसाब से है ना. और सबसे लॉजिकल चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 है जहाँ पे लगभग आपकी 7 से 8 मेमोरी टेक्निक्स है, लेकिन चैप्टर का साइज बहुत बड़ा है. तो चलिए अभी उसकी बात नहीं करेंगे, जब वहाँ जाएंगे तब देख लेंगे. तो वी आर ऑन द एम्प्टी फॉर दिस आंसर कि व्हाट आर द पर्टिनेंट इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग. तो आप लिखते चलिए. यूपी वाले इंटर के स्टूडेंट ने
हाँ, कोई है क्या इधर यूपी वाला इंटर का स्टूडेंट? तो भैया पर्सनली मत लेना, ठीक है। यूपी वाले इंटर के स्टूडेंट ने चुपके से, यूपी वाले इंटर के स्टूडेंट ने चुपके से टीचर की बैग में, टीचर की बैग में अपना सीक्रेट लव लेटर रख दिया। टीचर की बैग में अपना सीक्रेट लव लेटर रख दिया। हाँ भाई, बच्चे ऐसे भी करते हैं, सीक्रेट लव लेटर रख दिया। यूपी वाले इंटर के स्टूडेंट ने चुपके से टीचर की बैग में अपना सीक्रेट लव लेटर रख दिया। दिस इज द मेमोरी टेक्निक फॉर दिस आंसर, पर्टिनेंट इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। मैं इसको ब्रैकेट कर दूंगा यहाँ पर ताकि आपको सही तरीके से समझे। यहाँ पर ये जो यूपी है इसको मैं सही तरीके से लिखता हूँ थोड़ा, बिकॉज इसमें हमको केवल यू से लेना देना है, यूपी। ओके, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट करेंगे यू को, उसके बाद हम ब्रैकेट करेंगे इंटर को, देन वी विल ब्रैकेट स्टूडेंट चुपके से, फिर टीचर, बैग, सीक्रेट एंड लव। ये है बेटा आपके टोटल 8 पॉइंट्स। दीज आर द 8 पॉइंट्स फॉर द आंसर पर्टिनेंट इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। एक बार रिपीट करेंगे। यूपी वाले इंटर के स्टूडेंट ने चुपके से टीचर की बैग में अपना सीक्रेट लव लेटर रख दिया। तो चलिए जी, यू स्टैंड्स फॉर व्हाट? यू स्टैंड्स फॉर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। अरे आज इसको क्या हो गया, ये तो स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है। जस्ट बेटा इस एप्लीकेशन को क्लोज करके फिर से ऑन करता हूँ। चल चल भाई, जल्दी जल्दी ओपन हो जा। अब सही से चल रहा है। यू स्टैंड्स फॉर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। आई होप आप सारे लोग लिख रहे हो जब आपको लिखने का मौका दिया जाता है। यस सर। यूपी वाले स्टूडेंट स्टैंड्स फॉर, इधर नीचे चला गया, किधर चला गया, सॉफ्टवेयर। यूपी वाले, अच्छा स्टूडेंट, इंटर के स्टूडेंट ने, इंटर स्टैंड्स फॉर इंटरऑपरेबिलिटी। यूपी के इंटर वाले स्टूडेंट ने टीचर की बैग में, उसके पहले क्या था यहाँ पर, अरे किधर चला गया, यू हो गया, इंटर हो गया, स्टूडेंट हो गया, चुपके से स्टैंड्स फॉर हिडन कॉस्ट। चुपके से स्टैंड्स फॉर हिडन कॉस्ट। टीचर स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड पॉलिसी। टीचर स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड पॉलिसी। बैग स्टैंड्स फॉर bugs in large scale distributed system. Secret stands for security issues. Okay, and love stands for legal issues. हाँ, लव में तो लीगल इश्यू होते ही है, चलो उसकी बात नहीं करेंगे। लव स्टैंड्स फॉर लीगल इश्यूज, ये वाली बात है भैया। तो पूरा आपका आंसर इधर कवर हो गया। तो आप एक बार रिपीट करोगे सारे बच्चे एक साथ, व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक फॉर पर्टिनेंट इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। एक बार आप रिपीट करोगे, मैं नहीं बोलूंगा, बोलिए जोर से। यूपी वाले इंटर के स्टूडेंट ने चुपके से टीचर के बैग में अपना सिगरेट लव लेटर। वेरी गुड। यू स्टैंड्स फॉर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, इंटर स्टैंड्स फॉर इंटरऑपरेबिलिटी, स्टूडेंट स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर वाला पॉइंट, चुपके से स्टैंड्स फॉर हिडन कॉस्ट, टीचर स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड पॉलिसी, बैग स्टैंड्स फॉर bugs in the software वाला पार्ट, सीक्रेट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी इश्यूज एंड लव स्टैंड्स फॉर लीगल इश्यूज। चलिए अब एक एक पॉइंट को समझेंगे आराम से, है ना। तो अभी आपके मन में सवाल है, सर जब हम मेमोरी टेक्निक करते हैं तो क्या हमें आंसर मेमोरी टेक्निक के ही सीक्वेंस में लिखना है या आंसर हमको जिस तरह से इधर दिया है उसके हिसाब से लिखना है? तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप कौन से सीक्वेंस में आंसर को लिखते हो। तो आई विल रेकमेंड कि जैसी आपको मेमोरी टेक्निक जा रही है उसी फ्लो में आप आंसर को लिखो, ताकि सारे पॉइंट जो है बेटा आपको सही तरीके से याद आ जाए। तो चलिए अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर पर चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा था अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर? हम पढ़ रहे हैं कुछ लिमिटेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग।
अब क्या होता है कि जब कभी भी आप कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो, अब जैसे मैंने आपको कल बताया कि वन ड्राइव जो है माइक्रोसॉफ्ट का, वहाँ पर आप अपने MS ऑफिस को चला सकते हो। जैसे वहाँ पर पावर पॉइंट ऑनलाइन चलेगा, एक्सेल ऑनलाइन चलेगा, वर्ड ऑनलाइन चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर जैसा ऑनलाइन बिहेव करता है नॉट नेसेसरीली वैसा ऑफलाइन भी बिहेव करेगा। अभी अगर कोई सॉफ्टवेयर आपका आपके पीसी में ऑफलाइन डाउनलोडेड है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो उसमें कुछ आप जुगाड़ कर सकते हो। जैसे वर्ड के इसमें आप एक PDF का एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो कि जब आप Ctrl+P दबाते हो वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में एक एड ऑन ऐड कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ आप ऑनलाइन वाले MS ऑफिस में ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सेपरेटली लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। तो कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर जो है वो क्लाउड में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करता है, अगर हम उसको ऑफलाइन एक्सेस और ऑनलाइन एक्सेस में कंपेयर करें तो जो है इस केस में कंपनी को दिक्कत सी फेस हो सकती है कि यार ये ऑफलाइन तो बहुत सही चल रहा था, लेकिन ऑनलाइन जाके हमको फालतू में पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, या वो फीचर ऑनलाइन में काम नहीं कर रहा है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, कि कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर अनएक्सपेक्टेडली बिहेवियर करता है क्लाउड में, जैसा उसको बिहेव करना चाहिए वैसा बिहेव नहीं करता। हमारे मेमोरी टेक्निक का अगला पॉइंट है बेटा इंटर स्टैंड्स फॉर इंटरऑपरेबिलिटी। अगर आपको याद है तो ये हमने निगेटिव पॉइंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में कवर करा था। कौन बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है? इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब हमने आपको बताया था। यस, डज एनीबडी रिमेंबर? यस सर। बोलो। सर मतलब दो एप्लीकेशंस को कंपेयर नहीं कर सकता। आपने पेन का एग्जांपल दिया सर, मतलब एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में मतलब ऐसे इमीडिएटली ऐसे वेरी गुड, सही बता रहे हो आप। यहाँ देखिए, अगर आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, लेट अस से फॉर एग्जांपल आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे थे। गूगल ड्राइव भी एक क्लाउड है, राइट। उसके बाद ड्रॉपबॉक्स भी एक क्लाउड है, ठीक है, ड्रॉपबॉक्स ये भी एक क्लाउड है। आपका सारा डेटा गूगल ड्राइव में है। अब आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को ना ड्रॉपबॉक्स की अच्छी लग रही है सर्विस, उनकी प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो लेट अस शिफ्ट टू ड्रॉपबॉक्स। तो ऐसे एक क्लिक में डेटा इधर से इधर ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाएगा, ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली गूगल ड्राइव से पूरा डेटा पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको मैन्युअली फिर ड्रॉपबॉक्स में अपलोड करना पड़ेगा। तो ये इजीली शिफ्ट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आज तक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी कि एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में आपका डेटा ऑटोमेटिकली एक क्लिक पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपको याद है तो मैंने यहाँ पर आपको मोबाइल का आपका पोर्टेबिलिटी का फीचर का एग्जांपल दिया था कि नंबर बदले बिना आप अपना सर्विस प्रोवाइडर बदल सकते हो। आपका अगर एयरटेल का नंबर है, आपको जियो में कन्वर्ट होना है, तो नंबर बदलने की जरूरत नहीं है। आप एयरटेल को एप्लीकेशन दो, जियो को एप्लीकेशन दो, वो ऑटोमेटिकली जो है आपका सर्विस प्रोवाइडर चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा पोर्टेबिलिटी का फीचर क्लाउड में मौजूद नहीं है। आपको सब कुछ एक स्टेप करना पड़ेगा, फिर दूसरा स्टेप करना पड़ेगा। तो इजी मूवमेंट ऑफ डेटा एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में पॉसिबल अभी तो नहीं है, आगे चल के डेफिनेटली आएगा, ये भी चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, बिकॉज ये एक इश्यू है, और जब इश्यू है तो उसका सोल्यूशन भी आएगा। लेकिन आज ये तो इश्यू के फॉर्म में है, तो हम इसको इश्यू फॉर्म में पढ़ेंगे। सो इंटरऑपरेबिलिटी नहीं पॉसिबल है, ये एक इश्यू है। अगला पॉइंट क्या था? तो देखिए भैया, बातों ही बातों में हमने 2 पॉइंट्स को इधर कर लिया, यूपी कर लिया, इंटर कर लिया। अब बात करेंगे स्टूडेंट की। स्टूडेंट तो नीचे है सॉफ्टवेयर वाला पॉइंट। स्टूडेंट का पॉइंट क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको अंडरलाइन करना है, मतलब एग्जाम में जब आप लिख रहे हो तो कुछ एक पॉइंट आपको आपके आंसर में आना चाहिए, और जो एग्जामिनर भी ढूंढ रहा है बेटा वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसको कहते हैं SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सर ये है क्या? देखो, आपकी और मेरी अपनी एक लाइफ साइकिल है। पहले बच्चे, फिर आप मतलब पहले तो इन्फेंट, फिर टीनेज में गए, फिर मिडिल एज में गए, फिर बूढ़े हो, और फिर ख़त्म। ये अपनी एक लाइफ साइकिल है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। मतलब सॉफ्टवेयर का पहले फ्लो चार्ट बनेगा, फिर उसका डिज़ाइनिंग होगा, फिर प्रोग्रामिंग होगा, फिर टेस्टिंग होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, और फिर मेंटेनेंस होगा। ये सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल है। तो सर हमको क्या यहाँ पर लाइफ साइकिल सीखना है क्या? नहीं, आपको केवल एग्जाम्पल दिया मैंने कि लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो ये लाइफ साइकिल पर आपका पूरा कंट्रोल है, ये लाइफ साइकिल पर आपका पूरा कंट्रोल है। लेकिन यही सॉफ्टवेयर अगर आप क्लाउड में डेवलप करते हो तो हो सकता है कि कभी कभी उस लाइफ साइकिल में से किसी एक पार्ट पर आपका कंट्रोल ना हो। जैसे हमने आपको कल जो है अलग अलग टाइप के सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग सिखाए।
जहाँ पर हमने आपको बोला कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आप जाके अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। ये बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इंटरनेट जो है वो कनेक्टिविटी इश्यूज आ सकते हैं, राइट। आप इमेजिन करो अभी हमारी क्लास चल रही है और बीच में अगर इंटरनेट की दिक्कत सी हो गई तो ये बफरिंग मोड में चला जाएगा। तो हो सकता है कि लाइफ साइकिल टाइमली कंप्लीट होना ज़रूरी है, लेकिन ये इंटरनेट के इशू की वजह से हो सकता है कि आपके लाइफ साइकिल में डिले हो जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिले हो जाए। और अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिले हो गया तो अल्टीमेटली हो सकता है कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी छूट जाए। अंडरस्टैंड, दीज आर ये मतलब ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, इस हिसाब से ये पॉइंट्स को भी डेवलप किया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड में एसडीएलसी में दिक्कत आ सकती है। ये आंसर जब आप लिख रहे हो बेटा तो एग्जाम में एग्जामिनर आपके आंसर में इस वर्ड को ढूंढ रहा है, एसडीएलसी। तो इसको अंडरलाइन करो और ये आना ही चाहिए तुम्हारे आंसर में। एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। आगे देखो, तो यहां पर हमने स्टूडेंट वाली बात करी। चुपके से, चुपके से स्टैंड्स फॉर हिडन कॉस्ट, चुपके से स्टैंड्स फॉर हिडन कॉस्ट। सर हिडन कॉस्ट क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में? चलिए देखिए इस पॉइंट को पढ़ेंगे। हिडन कॉस्ट क्या होती है? सच कॉस्ट में इंक्लूड हायर नेटवर्क चार्जेस फॉर स्टोरेज एंड डेटाबेस एप्लीकेशन और लेटेंसी इश्यूज फॉर यूजर्स हु मे बी लोकेटेड फार फ्रॉम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। सर ये हिडन कॉस्ट क्या होता है? अब देखिए, जब जब कभी भी आपने जीमेल को यूज़ करना स्टार्ट किया, क्या आपको ये पता था कि जीमेल के लिए पैसा भी देना पड़ता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर दैट जीमेल के लिए पैसा देना पड़ता है अगर 15 GB से ऊपर आपका स्टोरेज चले जाए तो? आप में से कितने बच्चों को पता था कि ये पैसा देना भी पड़ता है जीमेल को? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। जब शुरू किया तब नहीं पता था, फिर बाद में हो सकता है कि आपका डेटा बढ़ गया। यहाँ पर मैं कुछ बच्चों को देख पा रहा हूँ, तनिष्क, अथर्व, कुणाल, इनको पता था कि भैया जीमेल के लिए पैसा देना पड़ता है, बाकी बच्चों को नहीं पता था। तो बेटा यही बात तो है हिडन कॉस्ट की। तो कभी कभी क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस आप यूज़ तो कर लेते हो, बट आगे चल के आपको पता चलता है कि अच्छा ये इसका पैसा भी देना पड़ता है। जैसे देखो, आप जब पबजी वगैरह खेलते हो या कोई गेम आप खेलते हो, उसमें इन ऐप परचेसेस होते हैं कि अगर आपको ज़्यादा लाइफ चाहिए, ज़्यादा पॉइंट्स है, तो इतना का आप पेमेंट करो तो आपको एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाएगी। ये आपको पहले नहीं पता था, जब गेम में अंदर घुसे तो आपको पता चला। ऐसा क्लाउड के साथ भी हो सकता है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हिडन कॉस्ट रखे। पहले दिन आपको पता नहीं था, बट आप जब क्लाउड सर्विस को यूज़ कर रहे और एक जगह पे अटक गए और आगे आपको जाना है या उस सर्विस को यूज़ करना है, तो वो बोला भैया पहले पैसे खुले करो और फिर सर्विस को यूज़ करो। तो इस तरह की कुछ हिडन कॉस्ट हो सकती है। अंडरस्टैंड, होगी ही ऐसा नेसेसरी नहीं है, हो सकती है ऐसा है। अब एक वहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बेटा, उसका मीनिंग क्या है सर? देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड? लेटेंसी। कौन बताएगा ये लेटेंसी का मतलब क्या होता है? लेटन मतलब ऐसा न दिखने वाला। एक बच्चा बोल रहा है लेटन मतलब न दिखने वाला, और कुछ कोई बताना चाहेगा? लेटेंसी है लेकिन वो दिख नहीं रहा है ऐसा। डिफेक्ट है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, डिस्गाइज डिफेक्ट बोले इसको। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर ओके। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? यार बताओ, एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? है भाई, आपको आंसर देना है। चलिए अभी नाम बोल के बुलाओ, फिर आप आंसर करोगे। प्रतीक्षा जी आप बताइए, प्रतीक्षा वाघ आप बताइए, लेटेंसी इशू क्या होगा बेटा? अंडरस्टैंड, आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आंसर दे दो जो भी है। लेटेंसी का मतलब क्या होता है? हाँ मैं सुन रहा हूँ। सर जो दिखाई नहीं देता वो। बेटे वो तो मिस्टर इंडिया होता है। हाँ जी, वो तो मिस्टर जो दिखाई ना दे वो तो मिस्टर इंडिया होता है। यहाँ पर समझिए, लेटेंसी का मतलब होता है, देखिए कभी कभी आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपके पास वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स है, ठीक है, मैं इस एग्जाम्पल को समझने का ट्राई कीजिए। आपके पास एक वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स है और आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी मूवी में जो साउंड चल रहा है वो आपको 1-2 सेकंड के डिले से आता है, और वीडियो पहले चल रहा है और उसका साउंड बाद में आ रहा है। क्या कभी ऐसा होता है? वायरलेस हेडफोन्स की बात कर रहा हूँ मैं। यस सर। हल्का सा जो है वो डिले होता है, दैट डिले इज कॉल्ड एज लेटेंसी इशू, दैट डिले इज कॉल्ड एज लेटेंसी इशू।
जो दिखाई ना दे बेटा वो मिस्टर इंडिया होता है। यहाँ पर मिस्टर इंडिया की बात नहीं हो रही है। लेटेंसी इशू का मतलब होता है कि आपने कंट्रोल सेव करके सेव तो करा, आपको लगा सेव हो गया, लेकिन क्लाउड में 5 सेकंड बाद सेव हुआ, मतलब वो डिले का इशू हो सकता है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। तो ठीक है, इतनी टेक्निकलिटी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि रेफरेंस आया था तो हमने आपको बता दिया। चलिए टीचर की बात करेंगे। ओहो क्या पॉइंट है। टीचर स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड पॉलिसी। टीचर स्टैंड्स फॉर थ्रेशोल्ड पॉलिसी। अब ये जो है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, थ्रेशोल्ड पॉलिसी। सर ये थ्रेशोल्ड पॉलिसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, पॉलिसी। पॉलिसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिसी? चलिए ये तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है बेटा। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? चलिए अपने ईआईएस के सब्जेक्ट को गोली मारो, थ्रेशोल्ड को गोली मारो, पॉलिसी का मतलब क्या होता है ये बता दो आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिसी? ये तो जवाब आ ही सकता है आप लोगों से, बताइए। ओके, रिटर्न एग्रीमेंट। कावरा जी बोलते भैया रिटर्न एग्रीमेंट होगा, बाकी भी कोई बच्चा बोलो फटाफट से। अभी मैं नाम पुकारना चालू करूंगा बिकॉज आप बोलते नहीं हो। measures taken to implement something. अदिति कह रही है मेजर्स टेकन टू इम्प्लीमेंट समथिंग इज अ पॉलिसी। अच्छा, और प्लानिंग, प्रिंसिपल्स। ओके, और प्लान, प्लान। अच्छा, और यश क्या बोल रहे हो? स्कीम। अच्छा स्कीम की बात कर रहे हो। ओके, सो देखो मोटा मोटी तौर पर पॉलिसी का मतलब थोड़ा बहुत आपको पता है। अभी देखो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने नाम सुना होगा, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी होता क्या है? बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या लिखा होता है कि आपका नाम है सबसे पहले, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी किसको बिलोंग करती है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही है। सपोज आपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी, तो कौन से टाइप के एक्सीडेंट्स कवर हो रहे हैं, आपको कब पैसा मिलेगा, है ना, कितना पैसा मिलेगा, प्रीमियम कितना आएगा, कौन कौन से केस में आप क्लेम कर सकते हो। जैसे अगर आपने देखो ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, एक्ट ऑफ गॉड, वो इंश्योरेंस पॉलिसी में सब कुछ लिखा हुआ था, टर्म्स एंड कंडीशन। तो बेसिकली पॉलिसी क्या होता है कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो कैसे चलेगा, करेक्ट। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में आते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में बेटा ये जो एग्रीमेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और आपके बीच में होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, एक वर्ड है बड़ा प्यारा सा, SLA। क्या कहते हैं हम उसको? सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। यस और नो? हमने इस पे पॉइंट्स भी पढ़ा है ना, वीक SLA, स्ट्रिंजेंट SLA, ये सब कुछ पढ़ा है हमने। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये है कि पूरी दुनिया में SLA का कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है। गूगल का SLA अपने हिसाब से है, फेसबुक का SLA अपने हिसाब से है, इंस्टाग्राम का SLA अपने हिसाब से है, आपके व्हाट्सएप का SLA अपने हिसाब से। अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस का SLA हमारे हिसाब से। अगर आप सारे CA की क्लासेस की बात करो, जो भी ऑनलाइन ट्यूटर्स है सबकी बात कर लो, सबका अपना अपना SLA अलग है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये एग्रीमेंट के टर्म्स स्टैंडर्डाइज नहीं है। हर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन रखता है किसी कस्टमर के साथ। मतलब अगर मैं वन ड्राइव से जब एग्रीमेंट कर रहा हूँ तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन अलग होंगे, मैं गूगल ड्राइव से जब बात कर रहा हूँ तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन अलग है, मैं जब ड्रॉपबॉक्स के साथ SLA कर रहा हूँ तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन अलग होंगे। तो जब टर्म्स एंड कंडीशन बेटा अलग होते हैं तो इस केस में स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। और जहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, वहाँ पर वैरायटी हो जाती है, और जहाँ पर वैरायटी होती है वहाँ पर झगड़े ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर झगड़े ज़्यादा होते हैं। अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ रहे हो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये पूरे इंडिया में स्टैंडर्डाइज्ड है। मतलब आप दिल्ली में जाओ, कन्याकुमारी में जाओ, कश्मीर में जाओ, आसाम, बंगाल, अपने महाराष्ट्र, इधर सब सब जगह पे जाओ, सब जगह डेबिट क्रेडिट में जो भी लॉजिक है वो सेम है, इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड। ऐसा तो नहीं है ना कि महाराष्ट्र का डेबिट क्रेडिट अलग है ना, बंगाल में जो है इलेक्शंस हो गए तो उधर का अलग मतलब निकल गया, वो दिल्ली में कुछ अलग ही चल रहा है, वो कश्मीर में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ अलग ही जो है उसका मतलब। ऐसा नहीं होता, स्टैंडर्डाइज्ड होती है चीज़ें। तो जहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, मतलब जहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है वहाँ इश्यूज हो जाते हैं। तो थ्रेशोल्ड पॉलिसी का यहाँ पर मेन मतलब क्या है कि SLA स्टैंडर्डाइज नहीं है, हर एक सर्विस प्रोवाइडर का SLA अलग से है, जो कि दिक्कत पैदा कर सकता है। दैट इज दैट पॉइंट आउट देयर। बैग, बैग स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैग? बैग बेटे नीचे पॉइंट है उसका, बैकग्राउंड, नीचे जा रहे नीचे जा रहे। बग्स इन लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बग्स? बग्स का मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। कभी कभी आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है, कभी कभी आपका सिस्टम जो है वो क्रैश हो सकता है। तो ऐसे ये जो बग है ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में भी हो सकता है। आप जानते हो इन द ईयर 2020, मतलब लास्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस आया था, उस टाइम पे गूगल के सर्वर में छोटा सा ग्लिच आया था फॉर अराउंड 15 मिनट्स। मेरे को एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी हेडलाइन थी, सारे वर्ल्ड के बड़े न्यूज़पेपर में एक बड़ी हेडलाइन थी कि गूगल के इतने सारा जो इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फर्स्ट टाइम उसके कंप्यूटर मतलब उनके जो सर्वर उसमें ग्लिच आया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया घर बैठी हुई है, सारे इंटरनेट पर जुड़े थे, तो इतना प्रेशर था उनके सर्वर पर कि वो क्रैश कर गया। तो वो होता है बेटे बग। बग मतलब आपके सॉफ्टवेयर में कोई तो दिक्कत, अभी वो क्या दिक्कत है वो केस टू केस डिपेंड करेगा, लेकिन ये एक जनरल टर्म है कि बग हो सकता है। तो बग क्लाउड में भी हो सकता है, राइट? तो ये एक इशू है। तो सर इसका ध्यान कौन रखेगा? बेटा इसका ध्यान हम नहीं रखेंगे, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रखेगा। अब लास्ट के 2 पॉइंट बच गए। लास्ट के 2 पॉइंट है सीक्रेट और लव। सीक्रेट स्टैंड फॉर सिक्योरिटी इशू। सीक्रेट स्टैंड फॉर सिक्योरिटी इशू। कौन बच्चा बताएगा कि ये क्या पॉइंट हो सकता है? सिक्योरिटी इशू। बेसिकली यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी को लेकर के बात हो रही है, ठीक है? डेटा सिक्योरिटी। क्या डेटा सिक्योरिटी को लेकर के दिक्कत रहती है क्लाउड में? खास करके अगर वो पब्लिक क्लाउड हो तो, खास करके अगर वो पब्लिक क्लाउड हो तो आपके डेटा को लेकर के बेटा यहाँ पर सिक्योरिटी की दिक्कत सी हो सकती है, बिकॉज आपका डेटा कहाँ पर है? किसी तीसरे के पास है, थर्ड पार्टी के पास है। इमेजिन करो गूगल बंद, फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद, व्हाट्सएप बंद। अगर यूएस पे वो मैंने बताया था ना आपको, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया तो सारी सोशल मीडिया जो कंपनीज है वो तो सारी यूएस में है। सारे जो वर्ल्ड के बड़े टेक जायंट्स है वो सारे के सारे यूएस में बैठे हुए हैं। अब देखिए सारे जो टेक जायंट्स है ना पूरे दुनिया के, वो सारी कंपनीज यूएस में है। फेसबुक देख लो, एप्पल देख लो, गूगल देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब कुछ यूएस में है। तो अगर एक बॉम्ब गिर गया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या आपकी डेटा को लेकर के जो है वो दिक्कत है? हाँ डेफिनेटली है। और लास्ट पॉइंट था लव। लव स्टैंड फॉर लीगल इश्यूज। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल इश्यूज? इसको रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। क्लाउड सिस्टम नीड टू एदर। एदर का मतलब होता है बेटे कंप्लाई। एदर का मतलब होता है कंप्लाई। तो क्लाउड सिस्टम नीड्स टू कंप्लाई टू सेवरल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, प्राइवेसी लॉज एंड डेटा सिक्योरिटी लॉज. These laws vary from country to country and cloud users have no control over where their data is physically located. अच्छा, अपने इंडिया में there is a act called as Information Technology Act 2000. 2000 क्यों सर? ये 2000 में बना था। इस एक्ट में क्या बोला हुआ है कि जो भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड साइबर फ्रॉड होता है, कोई ऑनलाइन आपके अकाउंट में डेबिट हो गया, आपका पैसा किसी ने आपके क्रेडिट कार्ड से चुरा लिया, या आपका कोई फेसबुक पे फेक प्रोफाइल बना के आपको हरासमेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ों की सज़ा, इस पर क्या होगा, मुकदमा कैसा चलेगा, साइबर सेल का नाम सुना होगा आपने, ये सारी चीज़ें इस आईटी एक्ट में लिखी हुई है। लेकिन ये आईटी एक्ट तो अपने भारत की है। व्हाट अबाउट आईटी एक्ट ऑफ यूएस? बिकॉज हमारा जो सोशल मीडिया का डेटा है वो एक्चुअली किधर लोकेटेड है? यूएस में लोकेटेड है। तो यूएस का जो साइबर एक्ट है वो अलग है, इंडिया का साइबर एक्ट है वो अलग है। तो यहाँ पर लीगल इश्यू हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब अगर फेसबुक पे किसी ने आपकी फेक प्रोफाइल बनाई है तो इसको आप इंडियन आईटी एक्ट में पकड़ेंगे कि यूएस के आईटी एक्ट में पकड़ेंगे? बिकॉज आपका डेटा तो उधर यूएस के सर्वर पर है और हादसा आपके साथ इंडिया में हुआ है। तो क्या करोगे फिर इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों गवर्नमेंट्स के बीच के ट्रीटी को देखना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे लीगल इश्यूज हो सकते हैं आपके क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर के। बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि यूजर कहीं और है और उसका सर्विस प्रोवाइडर कहीं और है। तो ये दोनों के हो सकता है अलग अलग कंट्री है, तो उसका लॉ उधर का अलग है, इधर का अलग है। तो किसको फॉलो करें अब? किसको जेल डाले? उसको पकड़े कैसे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे देखो विजय मल्ल्या इंडिया में रहता तो उसको अब तक जेल में डाल देते, बट ये लोग क्या करते, भाग के यूके चले जाते, बिकॉज वहाँ के लॉज अलग है और वहाँ जाकर उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये लीगल इशू ऐसा क्लाउड में भी हो सकता है आईटी एक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्टिनेंट इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। एक बार रिपीट करेंगे इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है। यूपी वाले इंटर के स्टूडेंट ने चुपके से टीचर की बैग में अपना सीक्रेट लव लेटर रख दिया। यू स्टैंड्स फॉर
अच्छा, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हमने आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? हाँ यस, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है वो भी हो गया था. U stands for unexpected behavior, इंटर stands for interoperability, स्टूडेंट stands for सॉफ्टवेयर वाला पॉइंट, चुपके से stands for हिडन कॉस्ट, कुछ हिडन कॉस्ट हो सकती है, टीचर stands for थ्रेशोल्ड पॉलिसी, बैग stands for bugs in large distributed systems, सीक्रेट stands for security issues and love stands for legal issues. सारे बच्चे एक बार मेमोरी टेक्निक को रिपीट करेंगे विथ दोज पॉइंट्स. करो रिपीट एक बार एमटी को. यूपी वाले इंटर के स्टूडेंट ने चुपके से टीचर की बैग में अपना सीक्रेट लव लेटर रख दिया. यस, यू स्टैंड्स फॉर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, इंटर फॉर इंटर स्टूडेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, चुपके से स्टैंड्स फॉर हिडन कॉस्ट, टीचर स्टैंड्स फॉर पॉलिसी, बैग स्टैंड्स फॉर सीक्रेट स्टैंड्स फॉर एंड लव स्टैंड्स फॉर. क्या बात है, बहुत बढ़िया. तो ये यहाँ पर हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सफ़र है वो ख़त्म होता है. पूरे आपके सिलेबस में क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है. और चैप्टर नंबर 2 में भी थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग का रेफरेंस आएगा, लेकिन वहाँ पर हम बोलेंगे कि क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग चैप्टर 4 में कवर्ड है तो वहाँ पर अलग से हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. अब वापस एक बार चार्ट्स पर आ जाएंगे हम लोग, बिकॉज हम जंगल में कहाँ मंगल कर रहे हैं वो देखना तो ज़रूरी है कि नहीं. तो ये देखिए, ये चार्ट था जो हम पिछले कई लेक्चर से हम कर रहे थे, और अभी तक केवल क्लाउड कंप्यूटिंग कवर हुआ है, जो कि एक बड़े चैप्टर का एक बड़ा पार्ट था. ऊपर आ गए, अब इतने पार्ट और करना है, उसमें से एक पार्ट था क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है. अब कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर चलेंगे. सो वी विल फर्स्ट गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. आज एक नया कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. अभी आपसे मेरे बहुत सारे सवाल आएंगे, ठीक है, और आपको इसके सनसनीखेज खुलासा जवाब करना है, जवाब देना है, जो भी आपको पता है उसके बारे में बोलना है. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. आप बताना मुझे, ये मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? हु विल से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अभी आपके सामने डायग्राम भी है, मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब क्या होगा, बताइए. जो भी आप बोल रहे हो मैं वो लिखते चल रहा हूँ, ठीक है. बोलिए बेटा, क्या क्या बता रहे थे आप? ओके, यूज ऑफ क्लाउड इन मोबाइल, ऐसे बोलना है आपका. use of various software applications in the device of यूज ऑफ वेरियस एप्स इन मोबाइल, दैट इज मोबाइल कंप्यूटिंग. अच्छा, और जरा आपने मोबाइल को देखो, अपने मोबाइल से तो देख रहे हो आप इस वीडियो को, जरा देखो उस मोबाइल कंप्यूटिंग को देख के क्या लग रहा है आपको, और कुछ मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बताइए जरा. अब एक काम करेंगे, अब नाम पुकारना स्टार्ट करेंगे, ठीक है. चर्मी ठक्कर जी बताइए, क्या होता है मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब? कहाँ रह गई ठक्कर जी? यार बड़े शैतान बच्चों, बच्चा आंसर नहीं कर रहे. बोलिए, क्या होता है मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब? अच्छा, मोबाइल और क्लाउड के बीच में कोई तो लफड़ा है, मतलब है कोई तो रिलेशन है मोबाइल और क्लाउड के बीच में. ओके, मुझे लग रहा है ये क्लाउड का सिंबल देख के बच्चे बहक रहे इधर. ठीक है, और बताइए. मतलब कोई ऐसा क्लाउड जो हम पोर्टेबल टाइप्स की, वो हम अपने पास रख सकते हैं, उसमें अपनी सारी. ओके, पोर्टेबल बताया किसी ने कुछ. ओके, आगे और बताइए. जिसको कुछ मतलब कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होगी. मतलब क्या करने की जरूरत नहीं होगी? कुछ फिक्स करने की. storing of data in mobile
स्टोरिंग ऑफ डेटा, काबरा जी बोल रहे हैं स्टोरिंग ऑफ डेटा इन मोबाइल। ओके, स्टोरिंग ऑफ डेटा। मैं चाहता हूं नए बच्चे आंसर करें, कुछ मजा आएगा इसका आंसर सुन के। नाउ लेट मी पिक। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? कम्युनिकेशन के लिए, वेरी गुड, कम्युनिकेशन के लिए। बच्चों में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, बस निकालना पड़ता है मतलब। कुणाल माली, बेटा आपसे आंसर एक्सपेक्ट करेंगे, कुछ तो बताओ मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में। भारत जानना चाहता है। अर्नब गोस्वामी कहते हैं ना, पूछता है भारत। बताइए क्या है इसका आंसर। मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब क्या होगा? स्टोरिंग ऑफ डेटा इन क्लाउड। चलिए आपको बताते बेटा मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब क्या है। मोबाइल कंप्यूटिंग का बहुत ही सीधा सरल सिंपल मतलब है, एक ऐसा डिवाइस जो कि पोर्टेबल है। सबसे पहले तो मोबाइल का यहाँ पर मतलब, ये मोबाइल सिर्फ ये मोबाइल नहीं होता, मोबाइल का यहाँ पर मतलब है पोर्टेबिलिटी से। तो एक बच्चे ने पोर्टेबिलिटी का बताया था, दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक ऐसा डिवाइस जो कि पोर्टेबल है, आप उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, और उस डिवाइस में दो टेक्नोलॉजीज का ये हो रखा है, साथ में है दो टेक्नोलॉजीज। कौन कौन सी दो टेक्नोलॉजीज? फर्स्ट इज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी विथ टेलीकम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज विथ टेलीकम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। जरा अभी अपने मोबाइल फोन को देखो, इसको हम मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस कह सकते। बाय अगर आप देखो तो आपके मोबाइल में यहाँ पर रेंज भी आती है ऊपर, अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो, अपने मोबाइल में आप देख रहे हो तो इसमें रेंज भी आती है। तो वो रेंज जो है बेटे, ये टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है। और अगर हम कंप्यूटिंग की बात करें तो जो आप कंप्यूटर में कर सकते हो, लगभग वो सारी चीज़ें आप इस मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हो। ओके, अगर मैं एप्पल के आईपैड की बात करूँ, अगर उस आईपैड में आप सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, और वो एक छोटा कंप्यूटर तो है ही, तो आईपैड विल ऑल्सो बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, है ना। ऑल काइंड्स ऑफ टैबलेट्स, ऑल काइंड्स ऑफ टैबलेट्स एंड फैबलेट्स। अच्छा सर, ये टैबलेट तो पता था, ये फैबलेट क्या होता है? कौन बताएगा फैबलेट क्या होता है? व्हाट इज अ फैबलेट? सर ये तो किसी मछली का नाम लग रहा है, मतलब फैबलेट ऐसा क्या? कौन बताएगा बेटे फैबलेट क्या होता है? मैं बताता हूँ। फैबलेट जो है ये एक फोन से ऊपर है लेकिन टैबलेट से कम है, फोन से कुछ ज्यादा है लेकिन टैबलेट से कम है। मतलब अगर आप सैमसंग गैलेक्सी की जो S20 के ऊपर की जो सीरीज देखो, S20 अल्ट्रा वगैरह, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ फैबलेट। अगर आप आईफोन का जो 12 सीरीज है, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ फैबलेट, जो कि फोन से कुछ ज्यादा है लेकिन टैबलेट से कम है, उसको हम लोग बोलेंगे फैबलेट। तो ऑल काइंड्स ऑफ टैबलेट्स एंड फैबलेट्स, जहाँ पर आप सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, जहाँ पर रेंज आती है, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और वो कंप्यूटर के तरह भी बिहेव करते हैं, तो बेटा वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सारे के सारे परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, ये था बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर जो दो अच्छे आंसर आ गए थे वो थे, पोर्टेबल वाला आंसर सही था एंड कम्युनिकेशन वाला आंसर सही था, है ना। स्टोरिंग डेटा, ये वाला भी कंप्यूटर का फीचर हो गया, एप्स वाला भी कंप्यूटर का फीचर हो गया, और क्लाउड से तो कंप्यूटर वाला फीचर हो गया। तो लगभग अगर आप इसको जोड़ दो तो यही हो जाता है, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी प्लस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंबाइंड टुगेदर, उसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग। तो मतलब मोबाइल कंप्यूटिंग मतलब केवल ये नहीं, दूसरी भी चीज़ें आती है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या क्या आंसर करना है जरा ध्यान देना। मोबाइल कंप्यूटिंग में हमको क्या क्या करना है? मोबाइल कंप्यूटिंग में हमको सबसे पहले करना है व्हाट इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग, जो हमने अभी देखा, व्हाट इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग। उसके बाद में दूसरा आंसर देखना है हाउ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स, ये काम कैसे करता है, ये भी हमको देखना है। उसके बाद हम देखेंगे उसका कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, उसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स, और उसके बाद हम देखेंगे निगेटिव पॉइंट्स, और फिर मोबाइल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में इतने आंसर है। व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग, ये कैसे काम करता है, इसके क्या कंपोनेंट्स है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए सबसे पहले कंपोनेंट्स का आंसर करेंगे, बिकॉज वो चीज़ हमको समझ में आती है। कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, एकदम क्या बोल सकते हो उसको, सिंपल सा आंसर है।
बहुत सिंपल, मैं इसको बोलूँगा बीकॉम आंसर, बहुत सिंपल है। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को देखो बहुत अच्छे से, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाई देती है वो होता है आपका मोबाइल हार्डवेयर। हाँ या ना, क्या ये हार्डवेयर है कि नहीं है, ये डिवाइस है, इसमें कोई हार्डवेयर लगा हुआ है क्या, क्या लग रहा है आपको? हाँ डेफिनेटली लगा हुआ है भैया, उसके अंदर मदरबोर्ड है, ये स्क्रीन है, ये इसका प्लास्टिक कवर है, जो भी है ये सब कुछ हार्डवेयर ही तो है। अच्छा, हार्डवेयर को चलाने को सॉफ्टवेयर लगेगा क्या? डेफिनेटली लगेगा। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर इज योर सेकेंड कंपोनेंट। सर इसमें सॉफ्टवेयर मतलब क्या? सॉफ्टवेयर मतलब अगर आप iOS के यूज़र हो तो आपके पास मतलब एप्पल के यूज़र हो तो iOS है, एंड्रॉयड के तो आपके पास एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई विंडोज़ वाला फ़ोन भी यूज़ कर सकता है ना, कोई लिनक्स वाला फ़ोन भी यूज़ कर सकता है। तो बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उस मोबाइल को चलाता है, दैट इज़ योर मोबाइल सॉफ्टवेयर। अच्छा, व्हाट अबाउट मोबाइल कम्युनिकेशन? व्हाट अबाउट मोबाइल कम्युनिकेशन? बेसिकली मोबाइल कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हो टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, टेली कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। मतलब आप अपने मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो और उस सिम को डालने के बाद ही जो है बेटा आपको रेंज वगैरह यहाँ से आती है। वो जो 4G वोल्टी वहाँ पे जो आपको दिखता है, बेसिकली वो टेली कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इतना सिंपल है कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। अपने मोबाइल को याद करना भैया, उसमें हार्डवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर है और उसमें रेंज आती है, तो उसमें टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। उसको टेक्निकली हम लोग बोलेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, एज सिंपल एज दैट। अब एक एग्जाम में एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा था, मतलब उनको जब MCQ आया था, उस MCQ में इस वर्ड का शॉर्ट फॉर्म दिया था और उसका फुल फॉर्म पूछा था PDA। ये MCQ में आया था और बोला था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDA और 4 ऑप्शन दे दिए थे। तो बेटे कितना सिंपल है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रीडिंग जो है वो एक बार आपको करना जरूरी है आपके एंड पर। हमारा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना और कुछ ट्रिक्स यूज करके आपको कॉन्सेप्ट को याद करवा देना। लेकिन बेटा जो रीडिंग पार्ट है वो आपको अपने एंड पर एक बार तो भी करना होगा, बिकॉज कई बार क्या होता है, कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर के इंस्टीट्यूट MCQ बना देता है। हम तो 99% ट्राई करते ही है कि सारी चीज़ें कवर कर ले, बट अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूट की पावर अमेजिंग है, वो किसी भी लाइन से उठा के कुछ भी आपसे पूछ सकती है। तो एक बारी सिलेबस का रीडिंग आपके साइड से होना ज़रूरी है। तो ऐसा सवाल आ गया था और कई सारे बच्चों को पता ही नहीं चला कि PDA मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हालांकि बहुत सिंपल है लेकिन पता ही नहीं चला, बिकॉज हो सकता है कि उन्होंने कभी पढ़ा ही ना हो। तो ये आपको ऐसी चीज़ें करनी है आपके सिलेबस में। जहाँ कहीं भी ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स मुझे लगता है वो सारे मैं आपको मार्क करवा दूंगा कि इस पे ध्यान देना, उस पे ध्यान देना, इसको मार्क कर लो, उसको मार्क कर लो, ठीक है। सो दैट वाज द आंसर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। अब एक बहुत ही बढ़िया आंसर है, इसको स्टार मार्क करो। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस इन द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। हाउ अ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स, कई अटेम्प्ट से ये पेंडिंग है। हाउ अ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स, ये आंसर सर कितने मार्क्स के लिए आएगा बेटा? ये आंसर आएगा 4 मार्क्स के लिए। सर इसमें कितने पॉइंट लिखना है? ये इसमें लिखने हैं टोटल इतने 4 पॉइंट्स, ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा, एकदम क्रिस्प आंसरिंग करना है। आपके सिलेबस में टोटल 8 आंसर्स ऐसे हैं कि जो आपको डिट्टो वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। वो 8 आंसर कब कौन से कहाँ आएंगे उसमें ये सबसे पहला आंसर जो हम पढ़ रहे हैं, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो पूरा यही लिखना पड़ेगा आपको, डिट्टो ऐसा के ऐसा, ना इससे 1 पॉइंट कम ना इससे 1 पॉइंट ज़्यादा। तो यू कैन गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ दिस। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डज अ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स, ठीक है। अभी सर हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे, राइट। अभी आपके हाथ में मोबाइल है, अब जब अब आपको फेसबुक का कुछ चेक करना है कि कौन से बंदे ने या कौन सी बंदी ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, या आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उसने एक्सेप्ट करी नहीं करी, ये चेक करने के लिए जब आप अपने फेसबुक के एप्लीकेशन को क्लिक करते हो, अंदर फेसबुक को स्क्रॉल करते हो और फिर बाहर आ जाते हो, तो बेसिकली ये 4 स्टेप वहाँ पर होती है। कैसे होती है चलो देखते हैं। सबसे पहली स्टेप कह रही है, अब इमेजिन करना एग्जाम्पल क्या हमारा, हम फेसबुक एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे मोबाइल से, तो ये 4 स्टेप हो जाएगी। कौन कौन सी स्टेप? सबसे पहली स्टेप क्या है,
the user enters or access the data using the application on the handheld computing device. ये टेक्निकल वर्ड आपको याद करना पड़ेगा. यूजर एंटर्स और एक्सेसेस द डेटा यूजिंग द एप्लीकेशन ऑन द हैंडहेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस. अभी ये आपका जो मोबाइल है बेटा, इसको हम कहेंगे हैंडहेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस, और इसमें वो जो फेसबुक का एप्लीकेशन है वो है आपका ये एप्लीकेशन. फेसबुक के डेटा को आप एक्सेस कैसे करोगे? आपके हैंडहेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस में जो एप्लीकेशन है उससे जाके एक्सेस करोगे. ये कितनी सिंपल सी बात थी, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में इसको ऐसा बहुत बताया गया. आगे देखो. यूजिंग वन ऑफ द सेवरल कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज द न्यू डेटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द हैंडहेल्ड टू साइट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम where files are updated and the new data are accessible to other system user. सिंपल भाषा में फेसबुक पर जाकर जब आपने किसी को लाइक किया, उसके फोटो को आपने लाइक किया, तो ये सेकंड स्टेप हो गई. और ये इतनी सिंपल सी बात को कितना टेक्निकल बताया हुआ है. क्या बताया हुआ है? यूजिंग वन ऑफ द सेवरल कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज. देखो बेटा, ये सेवरल कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज क्या है? विच इज दैट कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग टू एक्सेस फेसबुक? आंसर इज इंटरनेट. इंटरनेट की वजह से आप फेसबुक को एक्सेस कर रहे हो, उसको उन्होंने टेक्निकल भाषा में क्या बोल रहे हैं? वन ऑफ द सेवरल कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज. फिर क्या? न्यू डेटा आर ट्रांसमिटेड. न्यू डेटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम हैंडहेल्ड टू साइट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. मतलब आपने इधर अपने एप्लीकेशन पर लाइक किया, इमीडिएटली वो इफेक्ट उधर फेसबुक के सर्वर पर भी रिफ्लेक्ट हो गया. तो आपके फोन से डेटा निकला, इधर देखो, आपके फोन से डेटा निकला 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 गया और फेसबुक के सर्वर पे भी अपडेट हो गया. ये था सेकेंड पॉइंट. अब बोलोगे सर इतनी सिंपल सी बात थी, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया. अब है तो है. सेकेंड देखिए, थर्ड पॉइंट. नाउ बोथ द सिस्टम दैट इज हैंडहेल्ड एंड साइट्स कंप्यूटर. साइट्स कंप्यूटर में अपने एग्जांपल में फेसबुक का सर्वर और जो हैंडहेल्ड मतलब आपका ये मोबाइल फोन, हैव द सेम इंफॉर्मेशन एंड आर इन सिंक. मतलब अगर फेसबुक पे अभी कोई बच्चे ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो वो इमीडिएटली आपके फोन में भी दिखती है, और आपने अपना फोटो अपलोड किया तो वो फेसबुक के सर्वर पे भी अपडेट होता है. इसको हम कहते हैं सिंक में होना. ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने अपने फोन में फोटो तो अपलोड किया लेकिन फेसबुक के सर्वर पे अपडेट ही नहीं हुआ. ऐसा होता है क्या कभी? बताइए मुझे, क्या ऐसा होता है कभी कि फोन में तो आपने फेसबुक के एप्लीकेशन में फोटो अपलोड किया लेकिन वो फेसबुक के सर्वर पर गया ही नहीं? ऐसा कभी होता है क्या? अरे बताओ, कहाँ चले गए सारे बच्चे? ऐसा होता है या नहीं होता है? नहीं होता. अपडेट हो जाता है ना, डेफिनेटली हो जाता है भाई. और लास्ट पॉइंट देखिए, द प्रोसेस वर्क द सेम वे स्टार्टिंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन. मतलब अगर फेसबुक के साइड से कोई नोटिफिकेशन आना है तो उधर अपडेट जैसे ही होता है आपको आपके नोटिफिकेशन सेंटर में भी दिखता है कि फेसबुक पे क्या अपडेट आया हुआ है. बस यही है वो 4 पॉइंट्स. तो आपको याद क्या रखना है? एग्जाम में याद रखना कि जब हम फेसबुक को एक्सेस करते हैं तो क्या क्या होता है, और उसी को याद करके ये 4 पॉइंट्स आपको लिखना है. ठीक है. अब मैं आपको एक बहुत ही कॉमेडी सी बात बताता हूँ. मैंने एक फेस टू फेस क्लास में एक बार बच्चों की रखी थी टेस्ट चैप्टर नंबर 4 पे, और मैंने डाला था ये सवाल. ठीक है. तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपके वहाँ से डेटा ट्रांसमिट होकर फेसबुक के सर्वर पे जाएगा. उसको सिंपल भाषा में एक बच्चे ने क्या लिखा था? आई टच द फेसबुक एप्लीकेशन एंड द फेसबुक एप्लीकेशन वेलकम्स मी. ये बच्चे ने लिखा था सेकेंड पॉइंट. अब बताइए क्या मार्क्स देंगे हम इसको यहाँ पर? व्हेन आई टच द फेसबुक एप्लीकेशन, द फेसबुक एप्लीकेशन वेलकम्स मी. अरे बेटा स्वागत की बात लिखोगे यहाँ पे? अब बात को समझ रहे हो? मतलब आपको अपनी लैंग्वेज में कोई बात नहीं, अपनी लैंग्वेज लिखो लेकिन अच्छा तो लिखो. ये क्या हो गया भैया? मतलब फेसबुक एप्लीकेशन वेलकम, वो तुम्हारा हाथ डाल के वेलकम करेंगे वहाँ पर. हाँ, आपका सत्कार स्वागत सत्कार होगा वहाँ पे. बेटा ऐसे वाले पॉइंट नहीं लिखना है. जब ये वाला ऐसे टाइप के 8 आंसर है जहाँ पे आपको डिट्टो वही पॉइंट्स लिखना है. तो बहुत ही सिंपल है. सबसे पहला क्या होगा? हैंडहेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस से हम एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे. सेकेंड, यूजिंग वन ऑफ द सेवरल कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज, अपने हैंडहेल्ड डिवाइस से डेटा साइट के इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जाएगा. साइट के मतलब अपने एग्जांपल में फेसबुक के सर्वर पर. सेकेंड, अब अपना हैंडहेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस और उस साइट का जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब वो सिंक में है, मतलब टोटल सिंक में है. और लास्ट में ये सेम प्रोसेस फॉलो होती है
अदर एंड से भी. प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दैट हाउ डज अ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स? Yes, sir. है ना. और गलती से भी ऐसा नहीं लिखना फेसबुक एप्लीकेशन वेलकम्स मी. तो आईसी आपको बोलेगा बेटा अगले अटेम्प्ट में यू ऑल्सो कम अगेन, आई वेलकम यू टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट. ऐसा हो जाएगा आपके साथ. तो ऐसे मत लिखना भाई. मतलब वो आंसर पढ़ के बवाल दिमाग फट गया मेरा. मैंने कहा क्या लिख दिया बच्चे ने, ये ऐसा कैसा लिख दिया बिल्कुल. हाउ डज अ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स इट्स एन एक्सपेक्टेड आंसर इन अ फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन. 4 मार्क का आंसर 4 पॉइंट्स, ना इससे कम ना इससे ज्यादा. सो दैट वाज दैट कि भैया ये मोबाइल कंप्यूटिंग काम कैसे करेगा. अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग पर. ना बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग इज अ बीकॉम आंसर. अब एक नई कैटेगरी से आपको मैं वाकिफ करवा रहा हूँ, बीकॉम आंसर. सर ये बीकॉम आंसर का मतलब क्या होता है? आप में से कितने जन बीकॉम कर रहे हैं? कितने लोग बीकॉम ग्रेजुएशन कर रहे हैं? आई गेस मैनी ऑफ यू मस्ट बी डूइंग इट. सारे ही बच्चे कर रहे हैं. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग बीकॉम. तो बेटा बीकॉम की खासियत क्या है, जरा बताना अपने शब्दों में. बीकॉम की खासियत क्या है? कौन बताएगा कि बीकॉम की खासियत क्या है? अरे बीकॉम की खासियत नहीं पता आपको? बेकार है सर, वो डिग्री मिल जाए ना सर, मतलब बाहर कहीं पे भी जा सकते हैं. नहीं बेटे, आपने काफी लिटरल ले लिया. बीकॉम का खासियत ये है कि बिना पढ़े भी आप पास हो सकते हो. बात समझे? कुछ भी लिख के आओ आप, पास तो होने ही वाले हो आप. राइट. बीकॉम का सबसे बड़ा जो है, मैं उसकी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट एक सही बात बता रहा हूँ कि इंटर में आपकी इतनी पढ़ाई हो जाती है कि बीकॉम के 3 साल की आपकी पढ़ाई हो जाती है. और अगर आप उसमें लंबी लंबी लिख के आओगे बिल्कुल ऐसे, मतलब ये किया वो किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अपने हिसाब से जो भी पॉइंट्स लिख के आओगे सारे पॉइंट्स वहाँ पे वैलिड माना जाएगा. तो आपके सिलेबस में भी कुछ कुछ ऐसे आंसर है जहाँ पे आपको मन खोल के अपना पूरा टैलेंट दिखाना है. जिस हिसाब से आप अपना टैलेंट बीकॉम के पेपर में दिखाते हो, यहाँ पे भी आपको अपना टैलेंट दिखाना है. और आप ही मुझे बताओगे मोबाइल कंप्यूटिंग का बेनिफिट क्या क्या होगा. अपने मोबाइल को जरा देखिए और बताइए इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा. मुझे चाहिए 8 पॉइंट्स, यूनिक 8 पॉइंट्स. ठीक है, बताइए. चलिए 8 पॉइंट को छोड़िए, 6 पॉइंट बता दीजिए, कोई भी 6 पॉइंट, बिकॉज ये आंसर आ सकता है 4 मार्क्स के लिए. और जब बोलिए बोलिए. पोर्टेबल एक बच्चे ने बोला. एनीवेयर एक्सेसिबल. एनीवेयर एक्सेसिबल. एनीवेयर कैसे हो सकता है बेटे? आप अगर अपने ऑफिस में हो और मोबाइल घर पे छूट गया तो कैसे एक्सेस करोगे फिर? वो क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर है. क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर है. एनी टाइम. अच्छा, कम्युनिकेशन पॉसिबल है. ओके. और जरा जोर डालिए दिमाग पर. 2 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट और रह गए. बोलिए. इंफॉर्मेशन के लिए मतलब क्या, उससे आप क्या कहना चाहते हो? इंफॉर्मेशन का बेनिफिट मतलब कैसे? इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए या इंफॉर्मेशन मिलने के लिए? इजी टू हैंडल. इंफॉर्मेशन में ऐसा लिख दूं, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. इजी टू हैंडल मतलब मैं यूजर फ्रेंडली लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा वर्ड है, यूजर फ्रेंडली. चलो भाई, टैलेंट दिखाने का मौका है. पेमेंट सर्विसेज आते हैं. वेरी गुड वेरी गुड. पेमेंट सर्विसेज, ये हो गई बात, बहुत बढ़िया. पेमेंट कर सकते हैं आप, पेमेंट्स पॉसिबल. वेरी गुड, गुड पॉइंट. और इकोनॉमिकल. ओके, कह सकते कि फोन्स इकोनॉमिकल नहीं कह सकते हम इसको, ऐसा मतलब ठप्पा मार के नहीं लिख सकते, बिकॉज देर आर वेरी मच, बहुत सारे महंगे फ़ोन्स भी अवेलेबल है मार्केट में, तो इतना हम इसको इजीली नहीं लिख पाएंगे यहाँ पर. और क्या बेनिफिट हो सकते हैं? ट्रैकेबिलिटी है क्या? जब आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते हो, जीपीएस का टेक्नोलॉजी काम करता है क्या? है ना. तो ट्रैकेबिलिटी का फीचर है, डेफिनेटली है. ट्रैकेबिलिटी है. और क्या बता सकते हो आप? क्या इससे आप आपके बिजनेस की मैनेजमेंट कर सकते हो? यस.
कर सकते हैं ना, तो दैट्स ऑल्सो पॉइंट. मॉनिटरिंग बिजनेस एक्टिविटीज, बोलिए मैं सुन रहा हूँ. एक्सचेंज ऑफ डेटा, मतलब डेटा भेज सकते हो, आपको मैसेजेस आते हैं आप भेजते भी हो. वेरी गुड. यूज ऑफ सोशल मीडिया, यस और नो? यूज ऑफ सोशल मीडिया. तो देखिए जब आप में इतना टैलेंट अंदर ही भरा हुआ है तो अलग से पढ़ने की क्यों ज़रूरत है. आना ये आंसर 4 मार्क के लिए ही है, और जब 4 मार्क के लिए आंसर आता है तो आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स लिखने हैं. ये जनरल रूल ये इस आंसर पर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है. अभी जो हमने ऊपर पढ़ा ना, हाउ डज अ मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स, इस पे वो जो है बेटा एप्लीकेबल नहीं होगा. बट नॉर्मली जब आपके सामने 4 मार्क का आंसर आता है, अरे इस एप्लीकेशन को आज क्या हो गया, जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा क्रैश कर रहा है ये. जब जनरली आपको एक 4 मार्क का आंसर आता है तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप उस पर मिनिमम 6 पॉइंट्स आप लिखो. तो देखो आपने बिना पढ़े इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, राइट. तो लिख पाओगे एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से. मैं आपको मार्क करवा दूंगा कि कौन कौन से बीकॉम आंसर है जिधर तुमको अपना टैलेंट लगाना है, ठीक है. सो दैट इज दैट आंसर, बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. अब जहाँ बेनिफिट्स है वहाँ क्या होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगे. चलिए आगे बढ़ने से पहले मुझे आप बताइए डिसएडवांटेजेस क्या होंगे मोबाइल कंप्यूटिंग के. लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, बैटरी इशू है, सिक्योरिटी का इशू है. अच्छा मॉड्यूल है ओपन आपके सामने, सारे बच्चे मॉड्यूल से पढ़ के बोल रहे बड़े शैतान बच्चे हो आप. चलिए रेंज नहीं आती है कभी कभी. यहाँ पर टोटल बेटे 6 पॉइंट्स है, वी हैव टोटल 6 पॉइंट्स. तो ये बीकॉम आंसर नहीं है. जहाँ पे सब हेडिंग वाला पार्ट आ गया ना, उधर तुमको इंस्टीट्यूट के हिसाब से लिखना पड़ेगा. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो है इनसफिशिएंट बैंडविड्थ. इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, सर ये इनसफिशिएंट बैंडविड्थ का मतलब क्या है? क्या रेंज में फ्लक्चुएशन होता है? आप किसी कॉम्प्लेक्स में बैठे, हो सकता है कि उधर जियो का रेंज नहीं आ रहा. ऐसा होता है बहुत बार कि आप जहाँ पे आपका घर है और जिधर तुम्हारा बेडरूम है उधर ही जियो का रेंज नहीं आ रहा है, बाकी सब जगह जियो का रेंज आ रहा है. फिर आप बोलते हो अरे यार अभी मेरे को ऐसा लेना पड़ेगा जिधर इधर इसका रेंज आ रहा है. तो इनसफिशिएंट बैंडविड्थ का ये मतलब है कि कभी कभी रेंज जो है वो फ्लक्चुएट होती है. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू के एंगल से. जीपीआरएस का फुल फॉर्म देखिए इधर, जीपीआरएस का फुल फॉर्म आपको याद करना है बेटे, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस. जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, फिर से जनरल पैकेट रेडियो सर्विस. और जीएसएम, जीएसएम का भी फुल फॉर्म आपको याद करना है, एमसीक्यू के एंगल से बता रहा हूं. जीएसएम का फुल फॉर्म दिया हुआ है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. ये इस आंसर पे आपने लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन एमसीक्यू के एंगल से आपको याद रखना है. बिकॉज नॉर्मली हम बोलते हैं जीपीआर, लेकिन पता ही नहीं उसका फुल फॉर्म क्या है, और इधर ही इंस्टीट्यूट पूछ लेता. उनको पता है कि बच्चों को क्या नहीं पता है और वो वही पूछता है. जीपीआरएस का फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, और जीएसएम का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन. तो इनसफिशिएंट बैंडविड्थ का एक लिमिटेशन है मोबाइल कंप्यूटिंग का. अगला लिमिटेशन क्या है? सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स. एक कंप्यूटर को हैक करना और एक मोबाइल को हैक करना, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो मोबाइल को हैक करना बहुत ज़्यादा ईजी है. आपने कभी कभी जो है वो न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, किसी 2 बड़े पॉलिटिशियंस का फ़ोन टैप हो जाता है, उनकी बातें को रिकॉर्ड करके न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है. क्या आपने कभी कभी ऐसा देखा है न्यूज़ में? किन्हीं 2 व्यक्तियों की बातों को टैप करके इन्होंने करे, बिकॉज मोबाइल को हैक करना बहुत ज़्यादा ईजी है ना. एक छोटा सा कोड आपको डालना होता है, एक छोटा सा कोड आपको आपके मोबाइल में डालना होता है. ये डायल करके, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा बिकॉज दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू से ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक छोटा सा कोड एक डायल पैड में अगर आप डाल दोगे तो इससे आप कहाँ किससे क्या बात कर रहे हो बेटा, ये पूरा किसी तीसरे पर्सन को सुनाई देता है. तो ये सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड जो है ना, ये मोबाइल कंप्यूटिंग में दिक्कत सी पैदा करता है, बिकॉज कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. एक मोबाइल को हैक करना बहुत ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर. पावर कंजम्पशन, स्टार्टिंग में शायद किसी बच्चे ने बताया था सर पावर कंजम्पशन मतलब बैटरी का इशू है. जितनी देर तुम्हारे बैटरी में जान है उतना मोबाइल चलेगा. एक बार बैटरी खत्म हो गई तो आप पावर डिपेंडेंट हो, आप पावर डिपेंडेंट हो.
जब आप मोबाइल लेते हो आज के ज़माने में तो आप देखते हो ना 5000 mAh की बैटरी, 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी, 7000 mAh की बैटरी, लेकिन ये लिमिटेशन तो है ही ना। अगर आपको 4 दिन रेगिस्तान में छोड़ दे मोबाइल फुल चार्ज करके, तीसरे दिन तो मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो ही जाएगी, सारा आपने सर्विसेज यूज़ करी, फिर चौथे दिन करोगे क्या आप, चार्जिंग कहाँ से लाओगे। तो पावर कंजम्पशन पे डिपेंडेबिलिटी है, ये एक उसका लिमिटेशन है। बैटरी खत्म, मोबाइल बंद, कुछ नहीं कर सकते आप। तो पहले 3 लिमिटेशन कौन से, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड पावर कंजम्पशन ना, ये थे पहले 3। अब देखेंगे नेक्स्ट 3। ये आपके साथ हुआ रहेगा, ट्रांसमिशन इंटरफियरेंसेस। ट्रांसमिशन इंटरफियरेंसेस, क्या कभी ऐसा होता है आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हो और बीच में किसी आंटी का आवाज आता है, बीच में से किसी अंकल का आवाज आ रहा है बीच में, कभी ऐसा होता है आपके साथ? या आपने किसी दूसरे पर्सन को फोन लगाया, किसी और को ही फोन लग गया, क्रॉस कनेक्शन। क्रॉस कनेक्शन, वेरी गुड। क्रॉस कनेक्शन इज अ लेमैन लैंग्वेज वर्ड, जो हम नॉर्मली कहते हैं यार ये क्रॉस कनेक्शन बहुत हो रहा है। ये आजकल जियो में होने लगा है, और बीएसएनएल को तो मतलब हाथ जोड़ लिया, नमन कर लिया बीएसएनएल को, उसमें तो बहुत होता है ऐसे। तो ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस एक दिक्कत है, कॉल किसी और को लगा, किसी और को लग गया, या बात कर रहे थे किसी तीसरे का आवाज बीच में आ गया, आपको लगा भैया कौन ज्वाइन हो गया, कहीं कॉन्फ्रेंस कॉल तो नहीं चालू हो गया, वो आवाज आती है और गायब हो जाती है। तो ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का दिक्कत, डिफेक्ट है जो कभी कभी होता है, हम इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन इंटरफियरेंसेस। ओहो हो, अब ये अपने को होने वाले हैजार्ड्स के बारे में बताएंगे, पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड्स। मोबाइल से हमें कोई हैजार्ड है क्या? यस। क्या बताओ, ये क्या हैजार्ड होता है हमें, ह्यूमन बीइंग को क्या दिक्कत है मोबाइल से? स्ट्रेन ऑन आइस। आइस पे स्ट्रेन आता है, और देखिए जब कभी भी ना, आज एक एक्सपेरिमेंट करो आप, अपने क्लास होने के बाद किसी व्यक्ति को कॉल करना और आपके मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है उसको ऐसे टिल्ट करके देखना, आपको अंदर एक रेड लाइट ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा जब आप किसी को कॉल करते हो, या आपका जब किसी और का आपको कॉल आता है, वो रेड लाइट आपको ऐसे ऊपर से नहीं दिखेगा, लेकिन फ्रंट कैमरे को टिल्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा। बेसिकली वो एक रेडियो एक्टिव सिग्नल होता है जो कि कैच करता है, रेंज आती है ना, वो आपके लिए हानिकारक है। दैट रेडियो एक्टिव सिग्नल इज नॉट गुड फॉर योर हार्ट, और अपने ह्यूमन बॉडी के लिए वो ठीक नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे कुछ हेल्थ हैजार्ड है जो आपको मोबाइल से हो सकते हैं। अभी ये वाला पॉइंट देखो, मतलब ये इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर खुद की लेवल को बहुत गिरा दिया है, और ये पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन इंटरफेस विद द डिवाइस, इनका यहाँ पर क्या कहना है, मतलब इस पॉइंट के लिए इंस्टीट्यूट को 21 तोहफों की सलामी देनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि मोबाइल की ना स्क्रीन बहुत छोटी होती है, इसलिए इसमें टाइपिंग करने में दिक्कत होती है, ऐसा इनका कहना है। तो आप क्या चाहते हो, मतलब ये इतनी बड़ी स्क्रीन लगा ले हम मोबाइल पे, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो यहाँ पे? देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन्स एंड कीबोर्ड टेंड टू बी स्मॉल विच मे मेक हार्ड टू यूज। अरे मोबाइल है भैया, उसका स्क्रीन छोटा ही होने वाला है, लेकिन निगेटिव पॉइंट लिखना था तो कुछ भी लिख ले रहे ये लोग। आगे देखो, alternate input methods such as speech और handwritten recognition require training। सर इससे क्या कहना है इनका? आपने कभी गूगल असिस्टेंट को यूज किया है, या अमेजोन के एलेक्सा को यूज किया है, या इनके बारे में सुना भी है आपने? यस। तो जब भी आपको गूगल असिस्टेंट का यूज करना है, आप क्या बोलते हो, सबसे पहला शब्द क्या बोलते हो? ओके गूगल। ओके गूगल। एलेक्सा को जब आपको बोलना है तो आपको सिर्फ एलेक्सा बोलना होता है, ठीक है ना? तो बेसिकली इनका कहना है कि ये जो डिजिटल असिस्टेंट है, इनसे बात करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आज तो लेनी पड़ेगी ना, जब भी कोई नई चीज़ करोगे तो ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। तो निगेटिव पॉइंट कहाँ से आ गया भैया यहाँ पे? लेकिन ठीक है, इनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और ही है, मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन ऐसे कि गूगल की जो लड़की है वो कोई ऐसी आम लड़की है, उसको ए ऊ से बात करेंगे तो हो जाएगा। अरे वो तो डिजिटल असिस्टेंट है ना, उसको ओके बोलेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन नहीं, इनको यहाँ पे बोलना है कि इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तो निगेटिव पॉइंट है। चलिए अब ठीक है, आईसीआई को अपन क्या बोले, तो लास्ट के 3 पॉइंट कौन से? ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस, पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड एंड ह्यूमन इंटरफेस विद द डिवाइस। एक क्लास में बच्चे ने मुझे आंसर दिया था, सर एक जो है ना वो पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड, बोले सर हम जब रात को सोते हैं और ऐसा मोबाइल ऐसा देखते हैं तो कभी कभी नींद आ जाती है और मोबाइल मुंह पे गिर सकता है, तो दैट कैन बी अ बिग पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड। बोला वाह,
क्या पॉइंट लिखा है, मतलब जबरदस्त पॉइंट। ऐसे पॉइंट फालतू के पॉइंट एग्जाम में मत लिख के आना, नॉर्मल वाले रैशनल पॉइंट लिख के आना, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। पहले 3 कौन से, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, पावर कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है, और क्या था, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। और लास्ट के 3 पॉइंट कौन से, ट्रांसमिशन इंटरफियरेंसेस, पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड, और लास्ट में क्या था, ह्यूमन इंटरफेस विद द डिवाइस। प्लीज टेल मी, क्या मोबाइल कंप्यूटिंग को लेकर के कोई डाउट रहा है आपके मन में? नो सर। एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इधर से ज़्यादातर आंसर कहाँ से आता है, या तो वो पूछ लेते हैं बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या फिर वो अब पूछ सकते हैं हाउ डज ए मोबाइल कंप्यूटिंग वर्क्स, बिकॉज ये थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी आंसर है, जिधर तुमको यही आंसर की लैंग्वेज जो है वो लिखनी पड़ेगी। तो अभी नया कॉन्सेप्ट हम नहीं स्टार्ट कर सकते, बिकॉज नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।